Hello guys. So yesterday we talked about acquired immunity. हमने बताया था कि ये जो acquired immunity होती है ये आपकी पैथोजन स्पेसिफिक होती है, ठीक है। और इसको हम कैसे कैरेक्टराइज करते हैं, मेमोरी से। तो जो हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में बात की थी उसमें हमने बताया था कि ये दो तरह के लिम्फोसाइट्स के थ्रू होती है। एक तो बी लिम्फोसाइट्स थे और एक टी लिम्फोसाइट्स थे, ठीक है। जो बी लिम्फोसाइट्स थे वो एक आर्मी बना रहे थे प्रोटीन्स की, जिसको हमने नाम दिया था एंटीबॉडीज़, ठीक है। और जो टी लिम्फोसाइट्स थे वो हेल्प कर रहे थे बी लिम्फोसाइट्स को इन एंटीबॉडीज़ को बनाने में, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन हो सके। तो अब हमने बात की थी एंटीबॉडीज़ की। तो जो हम एंटीबॉडीज़ है अब उसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो एक जो एंटीबॉडी होती है वो किससे बनती है? एंटीबॉडीज़ फॉर्म्ड बाय 4 पेप्टाइड चेन्स, ठीक है। कोई भी एक एंटीबॉडी अगर बात दूँ तो वो 4 पेप्टाइड चेन्स की बनी होती है, ठीक है। इनमें से 2 चेन तो लाइट होती है, 2 चेन हैवी होती है, ठीक है। लाइट एंड हैवी चेन्स की बात हो गई। अब इसलिए हमने एंटीबॉडी, कोई भी एंटीबॉडी है उसका अगर मैं एक मॉलिकुलर स्ट्रक्चर बोलूँ तो उसको मैं बोलता हूँ S2Lu, जो फॉर्मूला आता है मॉलिकुलर फॉर्मूला किसी भी एंटीबॉडी का, दैट इज़ S2L2, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करूँगा तो एंटीबॉडी का देखिए, ये एक तो आ जाएगी हैवी चेन, क्योंकि हैवी चेन जो होती है वो ऑब्वियसली वाले नाम से चल रहा है, हैवी तो होगी, मॉलिकुलर वेट ज़्यादा होगा उसका और लंबी भी होगी, ठीक है। तो ये तो आ गई, ये 2 हैवी चेन्स आ गई, ठीक है। अब इसके अलावा ये 2 आ गई आपकी लाइट चेन्स, ठीक है। तो ये वाली तो आ गई कौन सी, लाइट चेन, ये आ गई आपकी हैवी चेन, ठीक है। अब ये वाला जो टर्मिनल होता है इसको बोलते हैं हम सी टर्मिनल। दोनों चेन में ये वाला जो टर्मिनल है ये सी टर्मिनल होता है, ये वाला जो टर्मिनल होगा ये एन टर्मिनल होगा, ठीक है। ये सी टर्मिनल और एन टर्मिनल कैसे बोलते हैं हम, ये ऐसे बोलते हैं कि ये सी टर्मिनल मतलब कि यहाँ पे COOH ग्रुप ऐड होता है और यहाँ पे NH2 ग्रुप ऐड होता है। अभी सिर्फ इसके लिए इतना ही जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ये इतना ही है कि ये सी टर्मिनल होता है और ये एन टर्मिनल होता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि अगर मैं इसको प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाऊँ तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। मैंने ये यहाँ पे ये इस तरीके के स्ट्रक्चर्स बनाए हैं कि किसी को मतलब जकड़ के रख सकता है दोनों तरफ से। तो ये क्या है, ये जो साइट होती है ना ये दोनों में, दिस इज़ एंटीजन बाइंडिंग साइट, ठीक है। इस साइट को मैंने क्या बोला, दिस इज़ एंटीजन बाइंडिंग साइट। क्या मतलब है, अब क्योंकि मैंने बोला ये एंटीबॉडी है तो एंटीबॉडी है तो ऑब्वियसली बात है कि कब एक्टिवेट होगी, जब कोई एंटीजन आएगा। तो इसी से अगर मैं पूछूं तो व्हाट इज़ एंटीजन, एंटीजन क्या होता है? तो जैसे कि हमने बताया था कि एंटीबॉडी क्या है, प्रोटीन्स की आर्मी, उसी को हमने एंटीबॉडीज नाम दिया था। तो एंटीजन भी ऑब्वियसली बात है एक प्रोटीनस स्ट्रक्चर ही होगा, प्रोटीन का एक सब्सटेंस होगा, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये डिजीज़ कॉज करता है, ठीक है। प्रोटीन का सब्सटेंस जो कि क्या कॉज करता है, डिजीज़ कॉज करता है। तो एंटीजन इज अ प्रोटीन सब्सटेंस दैट कॉजेज डिजीजेस, ठीक है। और इसके खिलाफ अपनी बॉडी क्या बनती है, तो एंटीजन कौन प्रोड्यूस करता है, जो भी आपका फॉरेन बैक्टीरिया है या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा है वो तो प्रोड्यूस कर रहा है एंटीजन। और हमारी बॉडीज़ के रिस्पॉन्स में क्या प्रोड्यूस कर रही है, एंटीबॉडीज़, ठीक है। तो अब एंटीबॉडीज़ पे एंटीजन की बाइंडिंग साइट होती है, ठीक है। ये यहाँ पे लाइट और हैवी चेन के बीच में दोनों तरफ ये एंटीजन की बाइंडिंग साइट होती है, ताकि यहाँ पे आता है एंटीजन बाइंड होता है एंटीबॉडी से और एंटीबॉडी उसको डिस्ट्रॉय कर देती है और इससे हम लोग जो भी हमारे इन्फेक्शन वगैरह है वो रुक जाता है, अल्टीमेटली डिफेंस हो जाता है, ठीक है। ये मैकेनिज्म होता है। एंटीजन का ही एक और नाम क्या है, एग्लूटिनोजन, एग्लूटिनोजन। इसी तरीके से जो आपकी एंटीबॉडी थी उसका मैंने कल एक नाम बताया था आपको, दैट इज़ एग्लूटिनिन, ठीक है। तो ये कुछ रिलेट कर रहा है, एंटीजन का नाम आ गया एग्लूटिनोजन और एंटीबॉडी का नाम आ गया एग्लूटिनिन, ठीक है। तो रिलेट कर रहा है तो मतलब एक तरीके से इनके अंदर कहीं ना कहीं कोरिलेशन है, क्योंकि आगे जाके ये यहाँ पर भी यहाँ पे बाइंड होता है एंटीजन एंटीबॉडी के ऊपर, ठीक है। अब इसके अंदर मैं बात करूँ तो ये जो भी आपकी है ना दोनों हैवी चेन्स मान लीजिए, जैसे ये दोनों हैवी चेन्स है या एक लाइट या हैवी चेन, ये आपस में किस तरीके से कनेक्टेड होती है, तो ये कनेक्टेड होती है थ्रू डाई सल्फाइड लिंकेजेस के थ्रू, ठीक है। और आपस में भी इनके अंदर डाई सल्फाइड लिंकेज होगा ऐसे, ठीक है। ये आपस में इधर भी डाई सल्फाइड लिंकेज, मतलब पूरे का पूरा एंटीबॉडी का जो मॉलिक्यूल है वो कैसे बाइंड होगा एक दूसरे से, कैसे कनेक्टेड होगा, थ्रू डाई सल्फाइड लिंकेज, मतलब कि 2 सल्फाइड एक साथ बाइंड होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ये डाई सल्फाइड लिंकेज हो गया, ठीक है, ऐसे ये बाइंड होते हैं। तो ये हमने बात की हमारी अक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर। अब अगर मैं एक चीज़ और बात करना चाहूँ तो कल हमने बात की थी टी इम्यूनिटी को हमने एक नाम दिया था विच इज़ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी,
ठीक है, हमने टी इम्यूनिटी को हमने नाम दिया सेल मीडिएटेड, और इसको हमने नाम दिया था ह्यूमोरल। ठीक है, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स बोला था हमने, क्योंकि ये ब्लड में मिलती है। जो एंटीबॉडीज़ है सारी की सारी कहाँ मिलेगी आपको? ब्लड में मिलेगी, इसलिए हमने इसका नाम ह्यूमरल रिस्पॉन्स दिया था। ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है। अब जैसे मैं अगर आपसे बात करूँ तो आपको पता है, जैसे अगर मान लीजिए कोई भी जैसे ना एज पर्सनस होते हैं, या फिर कोई ऐसा कि किसी को कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। अब अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, मान लीजिए उसका कोई ऑर्गन ख़राब हो गया, जैसे अब अगर मैं सबसे ना बहुत कॉमनली अगर बात करूँ तो किडनी ट्रांसप्लांट आप लोगों ने सुना है कि लोगों की किडनी ख़राब हो जाती है, तो डॉक्टर अगर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, मतलब अगर पहले स्टार्टिंग स्टेज में अगर थोड़ी ख़राब होती है तो डॉक्टर क्या करता है? डायलिसिस पे रखता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली 11th क्लास में, डायलिसिस जो होता है उससे फिर एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए एक टाइम ऐसा आता है उसकी दोनों किडनियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो डॉक्टर क्या बोलता है? हमें ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ेगा। तो ट्रांसप्लांटेशन मतलब एक हेल्दी कोई डोनर है जो कि विलिंगली अपनी एक किडनी देना चाह रहा है, ठीक है, वो उस बंदे को एक किडनी दे सकता है, तो इसको बोलते हैं हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है ना, तो वो ऑर्गन डोनर हुआ, और जिसको किडनी मिल रही है वो क्या हुआ? ऑर्गन रिसिपिएंट हुआ। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूँ, ये जो ट्रांसप्लांटेशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अब ये ऐसे तो नहीं होता, आप भी जानते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, कई सीरियल वगैरह में दिखाते हैं कि जो डोनर है बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों? इतने सारे लोग हैं अपनी इंडिया में, इतनी पॉपुलेशन है, तो कोई भी किसी को भी किडनी या अपने जो भी ऑर्गन से डोनेट कर दे, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पाता? क्यों? क्योंकि सबका ब्लड ग्रुप अलग है। ठीक है, और भी कई चीज़ें, जैसे अगर मैं बात करूँ एक कि टिश्यू मैचिंग, ठीक है, ऐसी कई तरह की चीज़ें देखनी पड़ती है जब भी अगर आपको किसी को कोई ऑर्गन डोनेट करना होता है। तो इतना सब क्यों करना पड़ता है? इतना सब इसलिए करना होता है क्योंकि हमारी बॉडी में एक ये टी इम्यूनिटी, ये जो टी सेल्स है ना, ये हैं, ये टी सेल्स क्या करते हैं? ये इनको सेल्फ एंड नॉन सेल्फ जो अपन बोल रहे हैं, ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस पता है। सेल्फ मतलब खुद की बॉडी के ऑर्गन्स या खुद की बॉडी के पार्ट्स के बारे में पता है, और अगर कोई बाहर से आया तो उसके बारे में वो इनको कैसा लगता है? फॉरेनर। ठीक है, कोई बाहर से आई चीज़ तो उनको फॉरेनर लगेगी। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैंने ऐसे किसी भी, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन जिसका ए पॉजिटिव है ब्लड ग्रुप, ठीक है, उसको मैंने एक ऐसे पर्सन का मैं ऑर्गन दे रहा हूँ, ठीक है, जिसका बी पॉजिटिव है, ये इसकी बॉडी में जाएगा, टी सेल पहचान लेंगे कि भाई ये तो हमारा है ही नहीं है, हमारी कम्युनिटी का नहीं है, तो वो इस पर अटैक कर देंगे। अब अगर अटैक कर देंगे तो मान लीजिए जो भी किडनी है, जो भी ऑर्गन डोनेट किया इस बंदे ने, इस बंदे को जो भी ऑर्गन डोनेट किया वो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि अटैक कर देंगे, उसके सारे सेल्स मार देंगे, वो ऑर्गन को ख़त्म कर देंगे बिल्कुल, तो वो कोई काम का है नहीं। बल्कि इससे जो है, जो बंदा जिसको ये मिला उसके मरने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आपने उसको पहले ही वो बहुत बुरी हालत में था, इसीलिए आपने उसको ट्रांसप्लांटेशन किया। अब बिल्कुल अगर ये भी उसको एकदम टी सेल्स मार देंगे तो वो बंदा काफ़ी डेंजरस हालत में चला जाएगा। इसीलिए हम लोग ब्लड ग्रुप मैचिंग, टिश्यू मैचिंग करते हैं, ताकि जितने ज़्यादा सिमिलर हो सके उस पर्सन की बॉडी का, उतना सिमिलर ऑर्गन दे सके, ताकि ये जो टी सेल्स है ये ना मारें उसको। ठीक है, इसके अलावा भी अगर हम बात करें, मान लीजिए हाँ आपने दे दिया, ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, ठीक है, किसी का पर्सन, और दूसरे का भी ए पॉजिटिव है, और इसके बाद आपका टिश्यू मैचिंग वगैरह भी सब सक्सेसफुल हो गई, ठीक है, कि दोनों का टिश्यू वगैरह भी मैच कर गए और आपने ऑर्गन को दे दिया। ठीक है, उसके बाद भी आप उस बंदे को जिसने लिया है ऑर्गन, ठीक है, उसको पूरी ज़िंदगी इम्यूनो सप्रेसेंट्स लेने पड़ते हैं। अब ये इम्यूनो सप्रेसेंट्स क्या है? इतनी बड़ी टर्म है अजीब सी। तो इम्यूनो सप्रेसेंट मतलब इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर रहा है। ठीक है, नाम से पता चल रहा है इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर रहा है। तो अल्टीमेटली आपको कुछ ऐसे ड्रग्स लेने पड़ते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं। अब अगर इम्यून सिस्टम सप्रेस हो गया तो ये जो आपके टी सेल्स हैं ये सप्रेस हो जाएंगे, ये काम नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली ये जो आपको ऑर्गन मिला है ये सक्सेसफुल हो गया अल्टीमेटली, और ये काम करने लग जाएगा इस बॉडी के अंदर। तो ऐसे हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जो है वो सक्सेसफुल होते हैं। तो अगर मैं बेसिकली एक लाइन में ये जो भी मैंने पूरा समझा इसका मतलब बताऊँ, तो जो आपकी जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, जो आपकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, ठीक है, जो कि कैसे टी सेल के थ्रू जो होती है, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, जो आपका सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। ठीक है, बहुत मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। अगर एक लाइन क्वेश्चन जो आता है तो उसमें ये पूछते हैं कि कौन सी इम्यूनिटी जो है वो ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है। तो ग्राफ्ट रिजेक्शन मतलब ये जो भी आपके जो ऑर्गन, ये जो डोनर वगैरह, ये जो ट्रांसप्लांट्स हैं, इनका रिजेक्शन करने के लिए कौन सी इम्यूनिटी आती है? टी सेल, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। इसके बाद अभी हमने पढ़ा अक्वायर्ड इम्यूनिटी, हमने पढ़ ली। ठीक है, अब अगर मैं बात कर रहा हूँ अक्वायर्ड इम्यूनिटी की, तो ये दो तरह की होती है। हमने अभी स्टार्टिंग क्या कैसे की थी? हमने बात की थी जो हमारी इम्यूनिटी थी, हमने स्टार्टिंग में बोला था कि हमारी जो इम्यूनिटी थी वो दो तरह की थी। कौन सी? एक तो इननेट, एक अक्वायर्ड। अब अक्वायर्ड में भी मैं दो तरह की बता रहा हूँ। तो कौन सी? एक तो एक्टिव इम्यूनिटी और एक पैसिव इम्यूनिटी।
ठीक है, एक तो एक्टिव इम्यूनिटी और एक पैसिव इम्यूनिटी। तो इसका क्या मतलब हुआ? एक्टिव इम्यूनिटी की अगर मैं बात करूँ तो उसका कैसे, मतलब किस तरह की एक्टिव इम्यूनिटी? तो एक्टिव इम्यूनिटी इस तरीके से कि मान लीजिए कोई होस्ट है, ठीक है, कोई भी ह्यूमन है, ठीक है, उसको अगर मान लीजिए एंटीजन्स से एक्सपोज हो गया, मतलब एंटीजन उसकी बॉडी में आए, या तो आए या फिर हमने सामने से दे दिए, ठीक है, वो भी बात करेंगे उसके बारे में डिटेल में। पर एक तरह आप ये मान लीजिए कि एंटीजन से एक्सपोज हो गया, एंटीजन उसको उसकी बॉडी में आ गए, ठीक है, या तो लिविंग फॉर्म में या डेड फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में एंटीजन आए। अब अगर एंटीजन आएंगे तो क्या बनेगी? एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीजन अगर आते हैं तो क्या बनेगी? एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन होगा, ये थोड़ा अपन क्या बोलते हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्स कैसा था? प्राइमरी रिस्पॉन्स तो स्लो था, ठीक है, तो धीरे फर्स्ट रिस्पॉन्स में इतना बनेगा नहीं, फिर दूसरा जो रिस्पॉन्स आएगा इसके बाद अगर मान लीजिए वापस से मैंने यही एंटीजन दिए तो एक सेकेंडरी रिस्पॉन्स बनता है, ठीक है, वो बहुत हाई होता है, बहुत सारी एंटीबॉडीज़ बनती है। तो इस तरीके का जो आपकी इम्यूनिटी होती है इसको हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी मतलब यहाँ पे हमने क्या बोला कि एक्टिव इम्यूनिटी वो होती है कि आपका एंटीजन आता है और उसके खिलाफ आपकी बॉडी खुद से एंटीबॉडीज़ बनाती है, ठीक है, खुद से बना रही है यहाँ पे, तो वो आ गया कैसे? एक्टिव इम्यूनिटी आ गई, ठीक है। अब पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? ऑब्वियस ही बात है, पैसिव इम्यूनिटी का मतलब आपको समझ ही जाइए, बनी बनाई इम्यूनिटी मिल जाती है, मतलब कि बनी बनाई आपको रेडीमेड एंटीबॉडीज़ मिल रही है, रेडीमेड एंटीबॉडीज़ आपको मिल रही है, ठीक है। ये आ गया आपका क्या? पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है, ये आ गया समझ में। अब अगर मैं बात करूँ एक्टिव इम्यूनिटी में, तो एक्टिव इम्यूनिटी में भी दो होती है, एक तो नेचुरल और एक आर्टिफिशियल, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ? एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब अपन ने पढ़ा अभी अभी कि अगर आपको कोई भी एंटीजन से एक्सपोज हो गए, ठीक है, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेगी, तो मतलब ये तो नेचुरल है, ठीक है, समझ रहे हैं। और अब इसमें एक नाम और आ सकता है वैक्सीनेशन का। आपने सुना है वैक्सीनेशन? अपन जो बात करते हैं, जो वैक्सीन्स बनती है वो क्या होती है? बचपन में आपको पोलियो की वैक्सीन दे दी जाती है, तो उसका क्या मतलब है? मतलब आपको एंटीजन्स दे रहे हैं वो लोग एंटीबॉडीज़ नहीं देते हैं, वो लोग एंटीजन देते हैं, लेकिन वो एंटीजन या तो डेड होते हैं, ठीक है, या फिर वीक होते हैं, समझ रहे हैं बात को? उसके अंदर क्या होता है, या तो वो डेड होते हैं या वीक होते हैं या इनएक्टिवेटेड होते हैं। इनएक्टिवेटेड एंटीजन्स दिए जाते हैं आपको बॉडी में। अब अगर मान लीजिए वही वाली बात है, एंटीजन आपकी बॉडी में गए, ठीक है, अब अगर एंटीजन आपकी बॉडी में गए तो वो क्या बनाएंगे? उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनेगी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो अगर पहले ही आपको एक बार उसकी वैक्सीन दे दी जाती है, जैसे पोलियो की वैक्सीन आपको बचपन में दे दी जाती है, तो आगे आपको कभी पोलियो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर पोलियो का ना जो आपका जो भी वायरस है, अगर वो आया बॉडी में, ठीक है, बाद में कभी आया, तो पहले से ना बॉडी उसको पहचान लेगी। क्यों? क्योंकि पहले से आपने उसकी वैक्सीन दे रखी है, वैक्सीन दे रखी है तो बॉडी पहचान लेगी। अब बॉडी ने अगर उसको पहचान लिया तो अल्टीमेटली वो एकदम सेकेंडरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी अपना, ठीक है। अब ये जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है, आप जानते हैं इसमें एंटीबॉडीज़ बहुत हाई अमाउंट में बनती है, ठीक है। अब एंटीबॉडीज़ इसमें बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में बनेगी तो अल्टीमेटली क्या होगा? किल हो जाएगा और आप जो हैं उससे बच जाएंगे। इसीलिए ना जो पोलियो वगैरह या जो भी हम जिसके भी बचपन में हमको टीके जिसको बोलते हैं ना, टीके लगवाते हैं, तो उससे जो हम बचपन में इसीलिए लगाते हैं ताकि आगे जाके उसके खिलाफ इम्यूनिटी बन जाए और उससे हमें कोई भी तरह की डिजीज़ ना हो, ठीक है। तो इसी का जो प्रिंसिपल है, अब ये जो हम वैक्सीनेशन बोल रहे हैं, वैक्सीनेशन को हम एक नाम और देते हैं, इम्यूनाइजेशन, ठीक है। वैक्सीनेशन को हम एक नाम और दे रहे हैं विच इज़ इम्यूनाइजेशन, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? ये एक ही बात है कि जो भी आप वैक्सीन जो आप दे रहे हैं दैट इज़ वैक्सीनेशन, और उसके बाद आपकी बॉडी में उसका कैसा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म बन रहा है दैट इज़ इम्यूनाइजेशन, ठीक है। इसका अगर मैं प्रिंसिपल बोलूँ तो प्रिंसिपल क्या है? हम किस प्रिंसिपल पे हमने ये पूरी ना इम्यूनिटी की बात की? हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी में भी हम कौन सा पढ़ रहे हैं? नेचुरल, क्योंकि ये खुद से बन रहा है। कोई भी एंटीजन आप आ रहे हैं तो एंटीजन खुद से आप दे रहे हैं ना, तो अल्टीमेटली वही वाली बात आ गई। तो इसके अंदर मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल है इसकी मेमोरी। हमने बात की भी थी, हमने बोला था जब हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ी थी तो हमने बात की थी कि वो मेमोरी के बेसिस पे उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही मेमोरी है। क्योंकि आपको अगर एक बार एंटीजन मिल गए तो आपकी बॉडी में उसके खिलाफ मेमोरी बन जाती है, और एक बार मेमोरी बन गई तो फिर आप एंटीबॉडी बाद में अगर कभी वो एंटीजन आया तो अब बॉडी उसके खिलाफ एकदम खतरनाक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी और वो उसको बिल्कुल एलिमिनेट कर देगी, ठीक है। ये आ गया आपका वैक्सीनाइजेशन या फिर इम्यूनाइजेशन का प्रिंसिपल। हाँ, तो अब हमने अभी अभी पढ़ा, जो हमने एक तो नेचुरल एक्टिव के अंदर हमने दो बोले, एक तो नेचुरल और एक आर्टिफिशियल, ठीक है। तो अगर इसमें बात करूँ जो वैक्सीनेशन है ये आर्टिफिशियल है, मतलब हम सामने से दे रहे हैं, ठीक है। आपको है ये एक्टिव का ही पार्ट है क्योंकि आप इसमें एंटीजन दे रहे हो। देखो एक्टिव का मतलब क्या होता है, जिसमें भी आप अगर एंटीजन दे रहे हैं, ठीक है, सामने से अगर आप एंटीजन दे रहे हैं वो एक्टिव होगा,
ठीक है, क्योंकि आप एंटीजन दे रहे हैं तो आप बॉडी को मौका दे रहे हैं कि वो खुद से एंटीबॉडीज़ बनाए। ठीक है, तो ये एक्टिव होगा। अब एक्टिव में हमने दो बोले, एक तो नेचुरल और एक आर्टिफिशियल बोला। ठीक है, नेचुरल तो वही आपकी बॉडी में कोई एंटीजन सामने से आ रहा है, आपकी बॉडी के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना रही है, तो वो तो नेचुरल आ गया जो कि बॉडी में आ रहा है डायरेक्ट। आर्टिफिशियल ये जो आपका वैक्सीनेशन या जो इम्यूनाइजेशन आपने पूरा पढ़ा, ठीक है, ये पूरा आ गया आपका आर्टिफिशियल में, पर ये दोनों ही एक्टिव हैं। समझ रहे हैं बात को? जो जिसमें आप एंटीजन दे रहे हैं वो एक्टिव है। इसी तरीके से अब अगर मैं पैसिव इम्यूनिटी की बात करूँ तो पैसिव के अंदर जिसमें आप एंटीबॉडीज़ दे रहे हैं, मैंने अभी बोला था रेडीमेड एंटीबॉडीज़ की बात की थी, तो वो आ गया आपका पैसिव इम्यूनाइजेशन। तो अब अगर मैं बात करूँ कि ना, अगर जैसे अपन ऐसा क्यों, आपने सुना होगा, सभी ने सुना है कि बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद उसको 1 से 2 मतलब 3 महीने बोल सकते हैं तक माँ का दूध देना ज़रूरी होता है। ऐसा क्यों? उसके पीछे एक फैक्ट है, वो ये है कि जो मिल्क का जो मदर्स मिल्क होता है ना, जो भी मदर्स मिल्क होता है, ठीक है, उसके अंदर, ठीक है ना, उसको एक वो येलोइश फ्लूइड होता है। पहली बात तो कैसा दिखता है, येलोइश फ्लूइड होता है, ठीक है, जिसका नाम है, स्पेसिफिकली नाम है कोलोस्ट्रम। ठीक है, उसका नाम है कोलोस्ट्रम। जो भी मदर्स मिल्क होता है, ठीक है, उसका नाम होता है कोलोस्ट्रम। अब इसके अंदर एक एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है पहले से, दैट इज़ आईजीए। क्या प्रेजेंट होता है उसमें? आईजीए एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो जब भी जो चाइल्ड है वो फीड करता है, ठीक है ना, जो मिल्क को, तो उसको उसके अंदर ही अपने आप ये आईजीए एंटीबॉडी चली जाती है। अब इससे उसको क्या मिलता है? पैसिव इम्यूनाइजेशन मिल जाता है। ठीक है, तो अब पैसिव इम्यूनाइजेशन भी दो तरीके का होता है, बिल्कुल वैसे ही, एक तो नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। है दोनों पैसिव, मतलब दोनों में अपन को क्या देना है? एंटीबॉडीज़। लेकिन फ़र्क देखिए, तो यहाँ पे ये तो डायरेक्टली ये नेचुरल मिला है, ठीक है, नेचुरल मतलब मदर से डायरेक्टली मिल रहा है, इसमें कोई अलग से देने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, ये इनबॉर्न है। इसी तरीके से जब बेबी जो होता है, वो जब मदर प्रेग्नेंट होती है और जब जो फीटस होता है, ठीक है, तो फीटस के अंदर अगर मैं बात करूँ तो उसको कुछ एंटीबॉडीज़ वो रिसीव करता है मदर से। ठीक है, कौन सी? आईजीजी एंटीबॉडी रिसीव करता है। किसके थ्रू? ऑब्वियसली बात है, जो मदर और जो फीटस है उन दोनों के अंदर लिंक क्या है? प्लेसेंटा है ना, प्लेसेंटा ही लिंक है। तो प्लेसेंटा के थ्रू जो फीटस है वो कुछ एंटीबॉडी रिसीव करता है, विच इज़ आईजीजी। ये भी किसके अंदर आएगा? पैसिव इम्यूनाइजेशन के नेचुरल में, क्योंकि ये जो फीटस को है ये नेचुरली मिल रहा है। जो भी चाइल्ड है जो नया नया बॉर्न हुआ है उसको ये सब नेचुरली मिलता है, इसलिए नेचुरल में आएगा। आर्टिफिशियल में क्या आएगा? आर्टिफिशियल में ये आएगा, मान लीजिए स्नेक ने बाइट कर लिया, ठीक है, या फिर अगर अपन है ना, अपन क्या बोलते हैं, टेटनस का अपन इंजेक्शन लगाते हैं, कुछ भी अगर अपन को गिर जाते हैं या ऐसे कुत्ता काट लेता है वगैरह, अपन इंजेक्शन लगाते हैं, तो उसमें जो अपन आर्टिफिशियली अपन एंटीबॉडीज ले रहे हैं, क्योंकि उसमें क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है। ठीक है, अब उसमें क्या चाहिए होता है? क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है अपन को। अब क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है, तो अगर मैं उसमें एंटीजन दूं तो फिर पहले उसमें एक बार एंटीबॉडी बनी, फिर दोबारा है ना एंटीजन आएगा, फिर एंटीबॉडी बनेगी, तो वो तो बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, वो आप दे नहीं सकते, मतलब एक्टिव इम्यूनिटी में काम नहीं आएगी। जहाँ पे क्विक रिस्पॉन्स चाहिए आपको, वहाँ पे आप फिर क्या देंगे? एंटीबॉडीज़ देंगे डायरेक्टली, तो ये क्या आएगा? पैसिव इम्यूनाइजेशन। लेकिन ये आर्टिफिशियल होता है, क्यों? क्योंकि ये आपने बाद में दी, ये आपको इनबॉर्न या बर्थ से नहीं मिला, ये आपने बाद में दी, इसलिए इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनाइजेशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही।